हम गांव के चौधरी थे। मेरा जिस लड़की पे दिल आता उसको रात को लाकर जबरदस्ती करता और गांव का कोई भी शख्स हमारे खिलाफ ना जाता। एक दिन मेरा दिल जिस नकाब पोश लड़की पर आया वो खुद रात को मेरे पास आ गई, लेकिन जब उसने अपने कपड़े उतारे तो मेरी चीखें निकल गईं। वो औरत तो मेरी सगी। मेरा नाम शाहजैन है। मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान और चौधरी था। हमारा खानदान इस गांव का वाली वारिस समझा जाता था। हमारी इस गांव में ऐसी ही इज्जत होती थी कि जैसे हम लोग बादशाह हैं और ये लोग हमारी रियाया। इसी वजह से मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी और मैं बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। गाड़ी जो मुझे पसंद होती मैं ले लेता था। जो चीज मुझे पसंद आती वो सिर्फ मेरी होती थी और लड़कियां तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं थी। जो लड़की मुझे पसंद आती वो मेरे सामने पेश कर दी जाती। मेरी उम्र 21 साल हो गई थी। ऐन जवानी का वक्त था। हुस्न भी बहुत ज्यादा था और दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। असर रुखसूख भी था। क्या चीज थी ऐसी जो मेरे पास नहीं थी। मेरी माँ को मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे बाबा भी मेरी तरह ही थे। वो तो बुढ़ापे में भी मुझसे भी 2 हाथ आगे थे। तो फिर मैं तो अभी अभी जवान हुआ था। मेरे बाप की एक दूसरी बीवी थी जो मेरी सौतेली माँ थी। मैं उसी को अपनी माँ कहता था, उसी की बात मानता, क्योंकि मेरी अपनी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी। उसने किसी और के साथ मुंह काला किया और मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ जिंदा है कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी यही दुआ है कि वो कभी भी वापस ना आए, कि मैं ऐसी औरत को देखना नहीं चाहता। मैंने उसकी तस्वीर जरूर देखी थी जो मेरी दादी ने अपने कमरे में लगा रखी थी और मेरी दादी मेरी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन अपनी दादी से मैंने पूछा कि जो औरत आपके खानदान की इज्जत बर्बाद करके चली गई, आपको उससे इतनी मोहब्बत है, और मेरी सौतेली माँ जो इस खानदान की इज्जत बचा कर बैठी है, हर जगह रख रखाव रखती है, लोगों को पैसे देती है, शादियों में जाती है, सारा कुछ संभाल कर बैठी है, उसको आप बहुत बुरा समझती हैं। तो मेरी दादी ने कहा कि कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं जो तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएंगी, इसलिए तुम ये सब ना बोला करो। मैंने उनसे कहा, आप ये तस्वीर अपने कमरे से हटा दें, नहीं तो मैं आपके कमरे में आना छोड़ दूंगा। मुझे इसकी शक्ल से नफरत है। ये एक बद किरदार औरत थी जिसने अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं किया। पर मेरी दादी ने निहायत अजीब तरह की बात कर दी। उन्होंने कहा कि तुमने कमरे में नहीं आना तो बेशक ना आया करो, लेकिन ये तस्वीर मैं दीवार से नहीं हटाऊंगी। जबकि मैं इस खानदान का इकलौता बेटा था, मेरी कोई बहन भी नहीं थी और मेरी दादी को फिर भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन एक बेवफा औरत की तस्वीर से उनको इतनी मोहब्बत थी। उन्होंने तो सास बहू की रिवायत को भी बदल दिया। कभी सास भी बहू की गर्विदा हो सकती है। मेरे दादा अभी हयात थे और उन जैसा इंसान भी कोई नहीं था। सारा गांव तारीफें करता था कि चौधरियों के मर्द असल मर्द हैं और ऐसे ही मर्द होने चाहिए। मेरे दादा अभी भी शिकार पर जाते और लोग उनके नाम से ही थर थर कांपते थे। गांव वाले हमारी हवेली के सारे काम करते और हमारी हवेली से उन्हें दाने भी मिला करते थे, यानी कि गंदुम वगैरह उनको हम ही दिया करते थे। मेरे साथ हिफाजत के लिए गार्ड भी होता और कुत्ते भी। एक दिन गांव की एक लड़की मेरी नजरों के सामने आ गई। वो कुएं पर खड़ी पानी भर रही थी। पानी के लिए उस गांव में एक ही जगह थी जहां से लोग पीने का पानी भरा करते थे। मैंने जब उसको देखा तो मैं तो उसका दीवाना हो गया। उसके लंबे लंबे बाल और पतली कमर देखकर मेरे दिल में हजारों किस्म के जज्बात उभरने लगे। मैंने नौकर से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा ये अराई कमाल की बेटी है। मैंने कहा कि है तो वो भी हमारा नौकर ही। तो कहने लगा कि नौकर तो है, लेकिन उसने हमारा कोई काम नहीं किया, खुद को बड़ी चीज समझता है। इस लड़की को शहर भेज के पढ़ाई भी करवाई है और इसके मिजाज नहीं मिलते हैं। कहता है इसकी शादी भी गांव में नहीं करूंगा। कि मैंने सोचा कि मैंने कौन सा इससे शादी करनी है, लेकिन पहले इसके बाप के गुरूर को जरूर कम करूंगा। एक दिन मैंने कमाल को अपने घर बुला लिया और कहा कि मेरे घर में जितने भी कुत्ते हैं आज तुम उनको नहलाओगे। हमारे गांव में कुछ ऐसा रोब और दबदबा था कि हम किसी भी इंसान को कोई भी काम कह सकते थे और वो आगे से इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन कमाल ने तो हद कर दी। उसने कहा कि मैं एक किसान हूँ, जमींदार हूँ, मेरी अपनी जमीन है जिस पर मैं अपने लिए अनाज उगाता हूँ।
अपनी बीवी बच्चों का पेट भरता हूँ, आपसे लेकर कुछ नहीं खाता। इसलिए मैं आपका काम नहीं करूंगा। अगर आपको मुझसे कोई काम करवाना है तो कोई और काम बताना होगा तो बेशक बताएं, मैं वो काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। मेरी भी कोई इज्जत है और आजकल वैसे भी ये रिवाज खत्म हो गया है। आप गांव के चौधरी नहीं हैं, आप इस गांव में रहते हैं, आपका घर है, घर सबसे बड़ा है, आप अमीर हैं, लेकिन आपका पूरे गांव के लोगों पर कोई हक नहीं है। उनको आप हुक्म नहीं दे सकते, आपने उनको खरीदा नहीं हुआ। आपने कुछ लोगों को नौकरी पर रखा होगा तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही चलते फिरते किसी इंसान को अपना नौकर नहीं बना सकते। मुझे कमाल के मुंह में 2 गज लंबी जुबान देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने तो इतनी बातें कर दी कि मैं हैरान ही रह गया। मैंने अपने नौकरों से कहा कि इसको पकड़ लो। नौकरों ने फौरन उसको दबोच लिया और उस पर बहुत तशद्दुद किया, फिर उसे उसके घर छोड़ आए। मुझे लगा इस बात के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ गई। ये तो अच्छी बात थी कि पुलिस को भी हमने कुछ दे दिलाकर फारिग कर दिया। वैसे भी पुलिस मेरे बाप को और दादा को बहुत अच्छी तरह जानती थी। ऐसी नौबत तो कभी नहीं आ सकती थी कि वो मुझे गिरफ्तार करके ही ले जाते, लेकिन थोड़ी बहुत बेइज्जती हमारी जरूर हो गई। पर मेरे बाप दादा ने यह भी कहा कि अब तुम कमाल को तंग नहीं करोगे, वो पुलिस तक जा सकता है तो ये कल को मीडिया तक भी जा सकता है, और अगर मीडिया तक गया तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया, पर मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। सुनने में आया था कि कमाल अराई की उस बेटी का नाम दिल नशीन था। नाम तो उसकी तरह ही था, वो खुद भी तो दिल नशीन थी। ये भी सुनने में आया था कि उसकी माँ नहीं थी और बाप बेटी घर में अकेले रहते थे। इसीलिए जो मैं चाहता था वो करना बहुत ही आसान था। मेरे बाप और दादा ने मुझे मना किया, लेकिन मैं गुस्से में आ गया था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई मेरे खिलाफ गया हो। मैंने आदमी भेजकर लड़की को उठवा लिया और अपने हिस्से में एक और गुनाह लिखवा लिया, लेकिन मुझे कोई भी परवाह नहीं थी। सुबह ये खबर सामने आई कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है। कमाल अराई ने बहुत शोर डाला, उसने अपनी बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबा किया, लेकिन गांव के किसी भी इंसान ने उसका साथ न दिया। वो गांव के चौक में खड़ा तकरीर करते हुए बोल रहा था कि आज मेरी बेटी है, कल किसी और की होगी। पहले भी ऐसा हुआ था कि एक लड़की जो मेरे साथ रिश्ते में थी और मैंने धोखा दिया था, उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके शौहर ने उसको फौरन ही तलाक दे दी, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लड़की किसी और के साथ रहकर आई है। मैंने इस गांव की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने कहा कि थोड़ी सी गंदम के लिए क्यों अपनी बेटियों को रुस्वा कर रहे हो, थोड़ी सी अनाज के लिए क्यों अपनी इज्जत बेच रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तुम सब मेरे साथ चलो, हम लोग शहर जाएंगे, हम लोग किसी बड़ी जगह बात करेंगे, किसी बड़े अफसर के ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, हड़ताल करेंगे। लेकिन उस शख्स का किसी ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरे आदमी पूरे गांव में फैले हुए थे और पहले ही उनको ये कह दिया था कि अगर किसी ने भी कमाल का साथ दिया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और उसका वो हाल किया जाएगा कि वो सारा गांव देखेगा। सब लोग डरे हुए थे, इसीलिए उसके साथ कोई भी न चला। वो बेचारा 1-2 हफ्ते तक शोर डालता रहा, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। फिर खबर मिली कि वो गांव छोड़कर चला गया है, यानी कि मुसीबत खुद ही खत्म हो गई। वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे पीछे मेरे बाप और दादा खड़े थे, जो बहुत ही मजबूत इंसान थे। उनकी पहुंच दूर तक थी, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे बाबा जान तो अब इलेक्शन में भी खड़े होने वाले थे। हमारी ताकत मजीद बढ़ गई थी, हमें किसी का डर नहीं था। जब ये बात मेरी दादी को पता चली तो मेरी दादी ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहा कि तुम गलत कर रहे हो और एक दिन पछताओगे। लेकिन दादा ने मेरी दादी को फौरन डांट दिया और कहा कि अराई वैसे ही इस खानदान के लिए अच्छे नहीं होते, इसकी माँ भी तो अराई थी। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है मेरे पोते को डांटने की। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने इसे पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी। किसी और के साथ चक्कर होगा उस लड़की का, जिसके पीछे उसने खुदकुशी कर ली और इल्जाम हमारे पोते पर लगा दिया। मेरे दादा ने तो बात का रुख ही घुमा दिया था। मेरी दादी ने कानों को हाथ लगा लिया और कहा कि खानदान के सारे मर्द बदकिरदार हैं और औरतें बदनसीब, इसीलिए उनकी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आई, किसी को कोई अच्छा हमसफर नहीं मिला, इधर उधर ही मुंह मारते रहे हैं। पर कहते हैं जब किसी चीज की फरावानी हो जाए तो फिर दिल उस चीज से तंग आ जाता है, और मुझे इस गांव की कोई भी औरत पसंद नहीं आती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक और लड़की को देखा जिसने नकाब कर रखा था।
उसको गांव में काम करते हुए देखा था। मुझे उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दी, लेकिन क्या खूबसूरत आंखें थी। उसको देखकर मैं उसका दीवाना हो गया। मैंने औरतों के इतने नाज नखरे और अदाएं देख ली थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखों में जाने क्या बात थी कि वो मेरे दिल को भा गई थी। मैंने उसके करीब जाकर बात करने की कोशिश की तो वो जाने कहाँ गायब हो गई। मैंने फिर उसके बारे में पता लगाया तो किसी ने बताया कि ये गांव की नहीं है, ये एक हफ्ता पहले ही रहने के लिए आई है। बहुत गरीब लोग हैं, जमीनों पर काम करके पेट पालती है और इसका नाम भी किसी को मालूम नहीं है। सबसे कटी रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती, चेहरा भी छुपा कर रखती है। पता नहीं इसका क्या राज है, किस गांव से आई है, लेकिन कहते हैं कि बहुत ही पुरस्कार किस्म के लोग हैं। इसके साथ सिर्फ इसकी माँ रहती है। लेकिन इस लड़की तक मेरी रसाई हो नहीं पा रही थी कि अचानक से ही वो दिखाई देती और अचानक गायब हो जाती थी। उनका घर भी नहीं मिल रहा था। जब घर मिल गया तो पता चला ये दोनों घर पर नहीं थी। पता नहीं क्या हो रहा था, फिर से कुछ अजीब हरकत हुई। मैंने देखा कि वो नकाबपोश औरत मेरी गाड़ी के पास खड़ी थी और मुझे दूर से देख रही थी, जिस तरह मैं उससे दूर से देखा करता था। लेकिन जैसे ही मैं करीब जाने लगा वहां से वो भाग गई। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की नहीं है। उसने नकाब कर रखा था, इसलिए मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पाता था। लेकिन उसकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत थी और मैं उसकी आंखों का गर्विदा हो चुका था। मेरे घर में रिश्ते की बात हो रही थी। दादी ने कहा कि बहुत बदकिस्मत लड़की होगी जिसकी शादी शाहजैन से होगी। उसको कैसा शौहर मिलेगा जो न जाने कितनी जगह चक्कर चला चुका है। तो मेरी सौतेली माँ ने फौरन कहा कि आपको अपने एक पोते के बारे में ऐसे बात करते हुए अजीब नहीं लगता? तो कहने लगी कि इसमें क्या अजीब है, जब ये काम करते हुए इसका दिल नहीं घबराता तो फिर कहने में क्या बुरा। वैसे भी हक बात कहना कोई अजीब बात नहीं होती है। ये एक निहायत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। मुझे मेरी दादी पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी कि बिल्कुल अपनी माँ पर नहीं गया, सीधा ही अपने बाप पर चला गया। तो मेरी सौतेली माँ ने कहा माँ पर जाता तो और भी बुरे काम करता। उन्होंने इस बात का कोई जवाब न दिया। पता नहीं उनको मेरी माँ से इतनी मोहब्बत क्यों थी। मैं सारे गांव में बदकिरदार मशहूर हो चुका था कि मैं एक निहायत ही बुरा इंसान हूँ। मुझे देखकर औरतें दरवाजे बंद कर लेती हैं और अपनी छोटी बच्चियों को भी छुपा लेती थीं, लेकिन मैं उन चीजों को महसूस नहीं करता था। लोग मुझे दरिंदा समझते थे, पर मुझे एहसास नहीं था मेरे पास इतनी दौलत थी कि कोई लड़की मेरे से शादी करने से इनकार नहीं कर सकती थी। लेकिन जिस जगह मेरा रिश्ता देखा जा रहा था उन लोगों ने इनकार कर दिया। हमारे पास इतनी जमीनें थीं कि एक दिन में वो जमीनें देखी नहीं जा सकती थीं। आलीशान हवेली, पैसा, दौलत, गाड़ियां, नौकर, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमारे पास नहीं थी। यहाँ तक कि मैं शक्लो सूरत का भी बहुत हसीन था। लेकिन जब मेरे लिए इनकार हुआ तो इस बात ने मुझे गहरा धचका पहुंचाया कि लड़की वालों ने ये कहकर इनकार किया था कि आपके बेटे के पास सब कुछ है पर किरदार नहीं है, और हम अपनी बेटी की शादी एक जालिम इंसान के साथ नहीं कर सकते। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि नहीं करनी मुझसे शादी तो ना करें, मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक और दो जगह से भी मुझे इनकार हो गया, यहाँ तक कि मेरी अपनी फुप्पो की बेटी ने भी इनकार कर दिया। लोग दौलत देखकर भी मेरे साथ शादी करने पर राजी नहीं थे। मैंने सोच लिया कि मैं उसी से शादी करूंगा। सारी जिंदगी लड़कियों को अपनी खुशी के लिए तलाश कर लेता था, लेकिन उसी नकाबपोश लड़की को तलाश करके उसके घर रिश्ता भेजूंगा और उससे शादी करूंगा। वही मेरी बीवी बनेगी। वो गरीब होगी तो शायद वो भी मुझसे शादी के लिए मान जाएगी। लेकिन वो लड़की मुझे मिल नहीं रही थी। मैं उसे तलाश करने में नाकाम रहा था। मैंने सुना था कि उसकी एक माँ है, मुझे उसकी माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ भी मेरे हाथ नहीं आ रही थी। बिलाखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया कि मैं अपने कमरे में चुपचाप सो रहा था जब मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक दे रहा है। खिड़की पर दस्तक दी, दरवाजे पर नहीं, इसलिए मैं उठा और जाकर देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही लड़की थी जिसको मैं तलाश कर रहा था। ये तो खुद ही मेरे कमरे तक आ गई थी, वो भी रात के वक्त। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता था। मैंने फौरन उसे ये बात कह डाली, लेकिन उसने मेरे हाथ से अपना हाथ अलग कर लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, शादी करने के लिए नहीं। कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, उसी से मिलवाने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन मैं भी डर रही थी। जब उसने ऐसा कहा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा
कि कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है और तुम्हें कैसे पता है उसके बारे में। उसने कहा कि वो बाहर ही खड़ा है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसे अंदर बुलवा लूं। जब वो औरत कमरे में आई तो वो भी उस लड़की की तरह ही लग रही थी, दुबली पतली और नकाबपोश। लेकिन जब उसने अपना नकाब हटाया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो मेरी अपनी माँ थी और उन दोनों की शक्लें एक जैसी लग रही थी। शायद वो मेरी माँ की बेटी थी, यानी वो मेरी बहन थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरे दूसरे शौहर की औलाद थी। मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ और वो ये कि मैंने तुम्हारे बाप को धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हारे बाप को छोड़कर नहीं गई थी। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी ही तरह था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मुझसे पहले उसकी एक और बीवी भी थी और न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसका चक्कर था। उसने मुझसे शादी नहीं की, अपनी मोहब्बत के धोखे में मेरे पास आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उसने कहा कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, इसको जहां मर्जी करो। लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर वहां पर वापस आई तो उसने मुझे कबूल कर लिया और सबसे ये झूठ बोला कि मैं उसकी बीवी हूँ। लेकिन मैं उस रिश्ते में इस तरह नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारी दादी को बता दिया। वो एक एक बात से वाकिफ हैं। दादी ने कहा कि इस औरत के साथ निकाह करो, लेकिन तुम्हारा बाप ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया और मुझे हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था। गांव में भटकती रही और दूसरे शहर चली गई। वहां पर किसी से शादी कर ली। जिससे शादी की उसकी एक पहले से बच्ची थी। ये वही बच्ची है। इस दुनिया में इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं दूसरे शहर में रह रही थी, लेकिन मुझे कमाल नजर आया जो शहर में फिर रहा था, इंसाफ की तलाश में भटक रहा था। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने मुझे सारी दास्तान सुनाई, क्योंकि उसको मैं बचपन से जानती थी। हम दोनों साथ ही खेला करते थे। वो मेरे बचपन का साथी था। उसने बताया कि चौधरी का बेटा अपने बाप दादा से भी आगे निकल गया है। गांव की हर लड़की पे आंख रखता है। कोई लड़की ऐसी नहीं जिसकी इज्जत महफूज हो। ये सुनकर मेरे दिल पर तीर चल गए, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ये मैं अच्छी तरह जानती थी। तुम्हारे बाप की पहली बीवी माँ नहीं बन सकती थी और तुम्हारे बाप की तीसरी बीवी जो अभी तुम्हारी सौतेली माँ है वो भी कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारे बाप को औलाद सिर्फ मैंने दी और औलाद के लिए ही उसने मुझे कबूल किया था। लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जात में कम थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और मैं उसके साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हारे लिए बहुत तड़पी। लेकिन जब ये सोचती थी कि तुम बड़े खानदान के चिराग हो, अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे स्कूल कॉलेज में जाओगे, वो जिंदगी तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन तुम फिर भी एक बुरे इंसान बन गए। इतने बुरे कि एक मजबूर बेटी का बाप तुम्हें बद्दुआएं दे रहा था। इतनी बड़ी बद्दुआएं कि अगर वो तुम्हें लग जाए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इससे शादी करना चाहते हो ना तुम? मैं कभी भी तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुमसे मिलने के लिए दिन रात दुआएं करती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे मिलकर कोई भी खुशी नहीं हुई है। तुम्हारी दादी से जरूर मिलूंगी, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी जिसने मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने ऐसा कहा और वहां से उस लड़की का हाथ पकड़कर चली गई। मैं घुटनों के बल गिर गया और सोचने लगा कि मैंने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। उन सारी लड़कियों की शक्लें मेरी आंखों के आगे आने लगी, जिनको मैंने बेआबरू किया और उनकी जिंदगी को बर्बाद किया था। मैं दौलत और ताकत के नशे में इतना गुम था कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। आज के बाद मैंने सारे बुरे कामों से तौबा कर ली। अपनी दौलत को ज्यादा से ज्यादा खैरात में देने लगा। मेरे बाप दादा मुझसे झगड़ने लगे, लेकिन उनकी बात मैं नहीं सुनता था। दादा 2 साल बाद इस दुनिया से चले गए और 10 साल के बाद बाबा भी। मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है। गांव वालों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मेरी माँ फिर से जाने कहाँ खो गई है। मैं उसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मिलती नहीं है। शायद यही मेरी सजा है। मेरी माँ को जब ये पता चला कि उसका बेटा इस हद तक आगे निकल गया है तो वो मुझसे बात करने की खातिर गाँव आई थी, लेकिन मुझ तक पहुँचना आसान नहीं था। अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आई थी और सच कहूं तो मेरा अगला शिकार वही थी। उन्होंने मुझे गुनाह करने से बचा लिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे माफ नहीं किया। जब तक मेरी माँ माफ नहीं करेगी मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। मेरी दादी भी इस दुनिया से जा चुकी है। अब मैं कोई 21 साल का नौजवान नहीं रहा, बल्कि 40 के हिंसे के करीब जाता हुआ एक आदमी हूँ। लोग बुराई को बहुत देर तक याद रखते हैं। सब यही कहते हैं कि चौधरी शाहजैन बहुत बदल गया है, लेकिन अपने जमाने में जितनी बुराइयां की हैं इसने, इसकी वजह से इसे आखिरत में सजा जरूर मिलेगी।
और ये सब सोच के मैं डर जाता हूँ कि एक दिन मरना भी है। जब मरकर अल्लाह के पास जाऊंगा तो ना जाने उसे क्या जवाब दूंगा।